कर दें शुरू। लो भाई, आज सिर्फ ये इतना ही काम है कि कोई अनकाउंटेबल नाउन है या किसी तरह का ऐसा कोई नाउन है ये जिसके साथ में आप ऐसे एस लगाने पर उसका मीनिंग कैसे चेंज होगा। बहुत सारे एग्जाम्पल है, आपको इन एग्जाम्पल्स को याद रखना है बस। ज्यादातर क्या है कि इसके अंदर है ना अनकाउंटेबल नाउन है। मैं और भी बहुत सारे एग्जाम्पल इसके अलावा आपको करवाने वाला हूँ। इसमें ये अनकाउंटेबल नाउन होने की वजह से ही ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वैसे तो इनके साथ में SCIS नहीं लगता है, लेकिन अगर आपने जबरदस्ती SCIS लगा भी दिया ना तो या तो ये गलत हो जाएगा या फिर इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। अब वो वाली बात है इसके अंदर। जैसे आप ये वर्ड देखो, अब्यूज और अब्यूजेज। अब्यूज और अब्यूजेज में क्या फर्क हुआ? ये मैंने आपको बताया था कि अब्यूज का मतलब क्या होता है, रॉन्ग यूज या रॉन्ग ट्रीटमेंट। इसका मतलब इसका अगर अपने साधारण अपने हिंदी में देखें तो शोषण होता है। इसका मतलब शोषण का मतलब कि, या फिर आप कह दो कि दुरुपयोग, जो उसका सही यूज ना हो उसको अपने अब्यूज बोलेंगे। और दूसरा, रूड एंड ऑफेंसिव मार्क्स अबाउट अ पर्सन, किसी के बारे में बुरा बोलना। आपको बताया था ये स्लैंडर एक वर्ड होता है। देखो, बुरा बोलना एक तो अब्यूज हो गया, एक होता है स्लैंडर, एक होता है किसी को बेलिटल करना। बेलिटल करने का मतलब वो कि किसी को नीचा दिखाना, जबरदस्ती ऐसी बातें बोलना कि सामने वाला नीचा नीचा दिखाने का मतलब कि उसको उसकी जो हैसियत या उसकी औकात है वो छोटी कर देना, जबरदस्ती, वो बेलिटल करना। तो ये नेगेटिव वर्ड्स हैं वैसे की। नहीं, स्लैंडर कीचड़ उछालना, छवि खराब करना। इलेक्शंस के टाइम में अभी जैसे हो रहा है ना, एक पार्टी दूसरी पार्टी के स्लैंडर कर रही है, मतलब उनकी छवि खराब कर रही है वो। लेकिन अगर आप इस अब्यूज का प्लूरल कर दोगे अब्यूजेस, तो इसका मतलब हो जाएगा कुरीतियां। कुरीतियां मैंने आपको बताया ही था, जैसे ये ट्रिपल तलाक है और ये बहु विवाह जो है, एक से ज्यादा शादियां करना, और एक समय में सती प्रथा हुआ करती थी जैसे। तो ये सब क्या, ये कुरीतियां हैं। ठीक है। फोर्स और फोर्सेस। फोर्स वैसे भी मैंने आपको बताया था, ये एक साइंटिफिक टर्म है ये, है ना, और अनकाउंटेबल है। फोर्सेस का एक मीनिंग बन जाता है कि ट्रूप्स, या फिर जो अपने बोलते हैं ना वो स्पेशल फोर्स होता है, जैसे एक वर्ड ये दल जो होते हैं, सैन्य दल। ट्रूप्स का मतलब सैन्य दल को कहेंगे अपने। जैसे अपने है ना वो पैरामिलिट्री है जो, वो फोर्सेस में आता है। पैरामिलिट्री, BSF, CRPF, असम राइफल्स, SSB और अपना CISF, ये सब फोर्सेस हैं। हालांकि वो अर्धसैनिक बल होते हैं वैसे तो। वैसे फोर्स साइंटिफिक टर्म में स्ट्रेंथ या पावर होगा, और बॉडी ऑफ आर्म्ड मैन मतलब वो सैनिक जिनके पास में हथियार हैं उसको भी फोर्स बोलते हैं। इशू, इशू मुद्दा होता है वैसे तो, कि टॉपिक ऑफ डिस्कशन। और ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग का मतलब क्या होगा? ऑफस्प्रिंग, वैसे जो एक छोटा बच्चा जो होता है ना, शिशु जो होता है, उसको भी इशू बोलते हैं। शिशु को इशू भी बोलते हैं इंग्लिश में, ऐसे याद रख लेना। ठीक है, ऑफस्प्रिंग हो जाएगा ये। वुड, वुड को वो तो एक तो वही हो गया टिम्बर, लकड़ी। लेकिन वुड्स किया तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? जंगल। और जंगल में भी क्या प्लूरल फॉर्म होगी, फॉरेस्ट। ये छोटे बच्चे को बोलेंगे। अब ये टिम्बर है, जैसे टिम्बर लकड़ी को बोलते हैं। आपने सुना होगा कोई व्यक्ति है जैसे वो कहते कि जी एक मेरा ना ऐसे दोस्त हुआ करता था, जब मैं कहीं पर पढ़ाता था तो उधर वो व्यक्ति ऐसे बोलता था कि हम लोग पूछते थे कि तेरे पापा क्या करते हैं, कहता बिजनेस है उनका, खुद का बिजनेस है, वो ऐसे बोलता रहता था। तो एक दिन हम लोग उसके घर गए तो उसके पापा की वो दुकान है साइकिल पंचर की। तो मुझे गुस्सा इस बात का है, मैंने कहा भाई अगर तू ये भी बोल देता ना, मतलब बुरा लगा मुझे इस बात का कि वो समाज में बस अपनी छवि अच्छी दिखाने के लिए बोलता था कि बिजनेस है। हालांकि चलो मान लिया कि बिजनेस है, लेकिन बिजनेस है वो बोलता तो ऐसे था कि पता नहीं, जैसे पता नहीं क्या ही चीज है। मैंने कहा ठीक है भाई। मेरे को एक दिन थोड़ा सा हम लोगों की किसी बात पे बहस भी हो गई थी। मैंने कहा ऐसे तो फिर मैं भी टिम्बर मर्चेंट को जानता हूँ। एक कहता टिम्बर मर्चेंट को कैसे जानते हो? टिम्बर मर्चेंट समझते हो? जो मर्चेंट है और लकड़ी की चीजों का वो व्यवसाय करता है। कहता कोई किसको जानते हो? मैंने कहा रेलवे स्टेशन के बाहर एक दातन बेचता है आदमी।
तो टिम्बर मर्चेंट हो गया, तो बुरा भी मान गया था इस बात का, लेकिन मेरा क्या माने रखे। तो वुड्स जो है ये फॉरेस्ट को प्लूरल में जंगल हो जाएगा ये, ठीक है। और लाइट देख लो आप, लाइट का मतलब लैंप भी होगा और ब्रिलियंस भी होगा। एक शब्द बोलते हैं ना, एनलाइटनमेंट ऑफ हिज माइंड, इसका मतलब कि उसका जो दिमाग है वो काम करने लग गया, कि अब उसको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। लाइट्स जो है वो, वैसे तो लाइट्स ऑन करें इसको अपने बोलते हैं ना, वो लैंप्स हो गया। देखो कितना इंटरेस्टिंग है, सो मत जाना कोई। गेन और गेन्स, ये प्रॉफिट्स और इंक्रीज को भी बोलते हैं, ठीक है। ये वर्ब है यहाँ पर, ये इंक्रीज जो है ये वर्ब बना हुआ है। पीपल और पीपल्स, देखो दोनों में फर्क कितना है। पीपल वैसे ऑलरेडी प्लूरल है, लेकिन अगर आपने पीपल्स बोल दिया तो इसका मतलब अलग अलग रेसेस के लोग हो जाएंगे। ये तो हो गए लोग, बहुत सारे लोग पीपल हो गए, ठीक है। ग्रुप्स ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट नेशंस, रेस या ट्राइब के जब ऐसे अलग अलग लोग जब एक ही जगह इकट्ठे हो जाएं तो उनको पीपल्स बोला जाएगा। कि मान लो अलग अलग रेसेस का मतलब ये हुआ कि मान लो जैसे हम उत्तर भारतीय हैं, हम आर्यंस हैं, दक्षिण भारतीय है वो द्रविडियंस है, और अपने जो नॉर्थ ईस्ट के हैं उनकी रेस अलग है। और जैसे भारत जो है वो नेशन ऑफ पीपल्स आप कह सकते हो, कि अलग अलग नस्लों के लोग यहाँ पर रहते हैं। मैं राष्ट्रीयता की बात नहीं कर रहा, राष्ट्रीयता सबकी भारतीय भारतीय ही है, और सबके मन में भारत देश ही है। लेकिन ये जब आप ऐसे इसको बांटते हो ना रेस के अंदर, तो रेस अलग होगी ना। आप कभी भी देख लेना, अपने नहीं नॉर्थ ईस्ट वाले को देखते पहचान जाते हैं ना, कैसे, क्योंकि उसकी रेस अलग है। साउथ इंडियन होता है कोई, मान लो कोई मूवी है या उसके अंदर वो अलग रेस है, हालांकि मन सबका प्योर भारतीय ही है, बस वो रेस की बात है, नस्ल की। और नस्ल जो होती है वो, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा देश है तो वातावरण का फर्क पड़ता ही है यहाँ पर। अब जैसे मान लो कि कोई अफ्रीका महाद्वीप का है, तो वहां अफ्रीका में सभी थोड़ी ना वो एक जैसे शक्लों के हैं। मैं आपको सही बताऊं, कई साल तक तो मैं यही सोचता रहा था कि उसेन बोल्ट जो है वो अफ्रीका का है। वो जमैका तो मेरे को बहुत बाद में पता लगा कि वो तो अमेरिका में आता है, मतलब अमेरिका महाद्वीप का हिस्सा है जमैका। लेकिन वहां के लोग ऐसे क्यों दिखते हैं, क्योंकि वो 0 डिग्री जो अपने अक्षांश जो है उसके नजदीक वाले जो हैं, जैसे ये है, और कैरेबियन जो है, साउथ अफ्रीका में तो खैर वो वाले गोरे हैं जो वहीं पर ही रह गए थे। वो क्या होता था, वो अपनी कॉलोनी बनाया होता जब उन्होंने। अब जैसे ये कैरेबियन जो आइलैंड है, ये नहीं है वेस्ट इंडीज की टीम, वो सारे बचपन में, हो सकता है शायद आप लोगों ने भी ये सोचा हो कि वो अफ्रीका के हैं, लेकिन वो कैरेबियन जो द्वीप है वो अमेरिका के साइड का है। लेकिन वो 0 डिग्री अक्षांश के पास में है, इसलिए उनकी लगभग जो भी 0 डिग्री के आसपास वाले उनकी शक्लें एक जैसी होती है, लगभग सभी। दिल्ली में भी ऐसे, तो बेंगलोर में भी है, तो वो पीपल्स हो सकता है, ठीक है। अलग अलग ट्राइब के अलग अलग लोग वो जब इकट्ठे हो रहे हैं उनको पीपल्स कह दिया, ठीक है। पाउडर, पाउडर तो वो डस्ट पार्टिकल्स वगैरह वो सब हो गए, लेकिन जैसे आप पाउडर्स कर दोगे तो वो डोजेज ऑफ मेडिसिन हो जाएगा। वो पूड़ियाँ नहीं होती पाउडर फॉर्म में जो होती है, वो पूड़ी को ऐसे लपेट के, होम्योपैथी वाली वो, जिस टाइम में आपको फिर वो चॉकलेट नहीं खानी, कॉफी नहीं पीनी, और कोई बाजार का सामान भी नहीं खाना, बस आपको हवा खींचनी है और कुछ नहीं, वो पाउडर्स बोलते हैं। वो पूड़ी में जो चूरा मिलता है आपको, वो जो भी है, होम्योपैथी अच्छी चीज ही होगी। ये नोट तो कर लिया था ना, मिल तो गया ये वाला, अच्छा देख तो लिया होगा कि मिल गया, फिर ठीक है। लो भाई इसके एग्जांपल्स देखो आप, इस चीज को फटाफट निपटा देते हैं फिर अपने वापस टॉपिक टॉपिक ही चल रहा है वैसे तो, लेकिन मुझे इससे ज्यादा ना लिखने में ज्यादा मजे आते हैं, तो वापस उस पर आएंगे जल्दी से। द सिस्टम ऑफ प्लेइंग कैश इंसेंटिव इज ओपन टू अब्यूज, तो ये रॉन्ग यूज होगा इसका, तो सही क्या होगा? द सिस्टम ऑफ पेइंग कैश इंसेंटिव इज ओपन टू अब्यूज, इसको सही कैसे करोगे? ये रॉन्ग यूज क्यों है? अब्यूज का मतलब क्या हुआ? दुरुपयोग। और ये क्या कह रहा है? द सिस्टम ऑफ पेइंग कैश इंसेंटिव इज ओपन टू अब्यूज। अब्यूज की जगह पे अपने को क्या करना पड़ेगा इसके अंदर? हमें जो वर्ड है ये, क्या ये गलत है या सही है? देखो यहां पर अब्यूज का मतलब क्या हुआ?
रॉन्ग यूज या फिर रॉन्ग ट्रीटमेंट, मतलब कि ये एक बुरा यूज हुआ इसका, वही शोषण वाली जो मैं बात कर रहा था। ही heard a stream of verbal abuse at his wife। वर्बल अब्यूज का मतलब क्या हुआ कि कुछ बुरा बोलना, अपशब्द बोलना, ठीक है, ही या शी जो भी है, उसने अपने पत्नी या पति को गलत गलत बोला। तो यहां पर अब्यूज का मतलब क्या हुआ, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ, रूड एंड ऑफेंसिव रिमार्क्स अबाउट अ पर्सन, किसी को गलत बोलना। आजकल नहीं चल रहा ऐसा कि वो बॉडी शेमिंग और वो सब जो पॉइंट्स हैं, वो भी तो अब्यूज के अंदर ही आता है। किसी का मन दुखा रहे हो आप। वी मस्ट पुट अ स्टॉप टू पॉलिटिकल अब्यूजेस। अब्यूजेस का मतलब यहां पर क्या हुआ, पॉलिटिकल अब्यूजेस जो चले आ रहे हैं, एक दूसरे की छवि खराब करना, कुछ ना कुछ गलत बोल देना। जैसे अपना जो 1935 का अधिनियम था, जो पहले तो उसके बारे में सबने यही बोला कि ये क्या बकवास है और ये और वो है कि हम लोग इसको नहीं मानते संविधान के अंदर। पढ़ा होगा ये तो, आप तो पॉलिटी पढ़े हुए हो अच्छे से, नहीं तो वो आप तो क्लैट का कर रहे हो ना, पॉलिटी तो पढ़नी पड़ेगी, आपको पढ़नी पड़ेगी। तो उसमें ना ये अपना जो संविधान, जो अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके अंदर ये इसका 2/3 हिस्सा कहां से बनाया गया, 1935 के अधिनियम से ही बनाया गया। और जब ये 1935 का अधिनियम आया था ना, ये तो पढ़े होंगे क्रिप्स मिशन वगैरह ये सब जो बातें हैं, तो 1935 का एक रिफॉर्म आया था। तो उसमें सबसे पहले तो हम लोगों ने, हम भारतीयों ने, अपने जो नेता थे उन्होंने सबसे पहले तो मना किया उनको कि क्या बकवास है, ये हम नहीं मानते, तुम्हें कानून बनाना नहीं आता, अंग्रेजों को खूब सुनाई। फिर उसके बाद जब अपने कानून बना रहे थे, जब प्रोसेस शुरू हुआ, जब बन के तैयार हुआ और सामने जब आया, तो पता लगा कि 2/3 हिस्सा तो 1935 वाला ही है। तो उनसे पूछा कि ये क्या है, तब तो तुम ये बोल रहे थे, अब क्या कर रहे कि है सॉरी, नकल मार ली वहां से। तो वो जो था ना, उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारे ये जो चीजें हैं ये गलत है और तुम्हें कुछ आता नहीं है वगैरह वगैरह ऐसे बोलते रहना, उसको अपने कहेंगे पॉलिटिकल अब्यूजेस। जैसे जीएसटी था, जीएसटी लेके आई थी कांग्रेस, तब बीजेपी उस टाइम वाली थी, उसने खूब इसको बुरा बोला, बकवास है, ये है वो है। उसके बाद एक दिन पता लगा कि भाई जीएसटी लागू कर दिया बीजेपी ने। भाई इतना ही बुरा था तो क्यों किया लागू। मतलब अब जैसे कई जो ऐसे अमेंडमेंट्स है, कई ऐसी चीजें जो बीजेपी लाना चाहती है, मान लो कल को अगर बीजेपी नहीं आती है तो फिर वो कांग्रेस लेके आएगी, और कांग्रेस उनको तब लेके आएगी जब कांग्रेस ने इन सब की बुराई करी हुई है। तो सारी पार्टी एक जैसी होती है, अपने तो सरकारी नौकरी लगो और राजा की तरह जिंदगी बिताओ, बस यही है। तो भाई वुड इज यूज्ड इन कंस्ट्रक्टिंग ऑलमोस्ट ऑल मॉडर्न हाउसेज। तो यहां पर वुड का मतलब क्या है, टिम्बर। द हर्मिट्स हट वॉज सिचुएटेड इन अ वुड, किसी जंगल में। अ वुड है यहाँ पर, ये देख लेना, मेरी बात सुनो अब ध्यान से। अगर वुड ये टिम्बर हुआ ना, तो उससे पहले ए या एन दोनों में से किसी का यूज नहीं होना। अगर वुड का मतलब टिम्बर हुआ, तो यहाँ पर अ वुड लिखा हुआ है, अ वुड का मतलब क्या हुआ, टिम्बर या फिर फॉरेस्ट। ये फॉरेस्ट है यहाँ पर, कि वो जो हर्मिट था, हर्मिट का मतलब जो संत आदमी था, मान लो कोई मेरे जैसा, तो उसका जो घर कहाँ है, जंगल में घर है उसका, ठीक है। तो जंगल हो गए बहुत सारे, इन वुड्स कर दोगे तो वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग गलत हो जाएगा ना, कि एक हर्मिट है, एक संत है, उसका हर जंगल में घर थोड़ी ना होगा। फिर तो ये प्रॉपर्टी डीलर हो गया, इसने हर जगह अपने प्लाट काटे हुए हैं। फॉरेस्ट है ये वाला। वुड्स आर फास्ट डिसअपियरिंग फ्रॉम इंडिया, हो ही रहे हैं गायब। अभी उत्तराखंड में आग लगा दी जंगलों के अंदर। अब ऐसा क्यों होता है हर बार के, एक जंगल में आग लग जाती है, उसके थोड़े दिनों बाद वहां पर प्लाट कटे होते हैं, क्योंकि वो आग लगती नहीं, वो लगाई जाती है, ताकि वहां पर नई कोई कॉलोनी बन जाए, कि अब पेड़ तो जल ही गए, फटाफट इसको कॉलोनी बना दो। फोर्स शुड बी मस्ट, फोर्स शुड बी मेट विद फोर्स। अब यहां पर फोर्स का मीनिंग क्या है, ये देख लो, स्ट्रेंथ। एक फोर्स है, एक स्ट्रेंथ है, उसको दूसरी स्ट्रेंथ, ये जो है लिखा हुआ है ना, शुड बी मेट विद फोर्स। इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर फोर्स को हटाना है या फोर्स अप्लाई करना है, तो उसका सामना फोर्स से ही होना चाहिए। ये नहीं है कि वो कोई साउथ की फिल्म का हीरो है और वो एक आदमी है, वो पूरे उससे वो सफेद रंग की इनोवा से निकल निकल के जब आते हैं वो काले पीले से, और वो गंडासियां ले लेके आते हैं और आएंगे भीड़ में, हीरो के पास एक एक करके आएंगे, और उसमें भी हीरो हीरो मुक्का मारेगा, पहले तो ऐसे करेगा, फिर ऐसे, फिर पीछे खींचेगा, फिर मारेगा। वो जो एक जना भाग के आया, फिर कैमरा कहीं दूर होगा, फिर आवाज एक दुड़, फिर वो उड़ के आ रहा होगा पीछे।
जब तुमने एक एक करके ही आना तो फिर इतनी भीड़ आई क्यों, और एक एक मुक्के में तुम खिंड रहे हो, ऐसे गत्ते के बने हुए हो। तो फोर्स शुड बी मेट विद फोर्स, ठीक है। पुलिस फोर्स, अब ये वाला तो वो हो गया कि बॉडी ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, ये पुलिस फोर्स हो गया। द इंडियन फोर्सेज आर नोन फॉर देयर डिग्निटी एंड वैल्योर, ये ट्रूप्स की बात हो रही है क्योंकि फोर्सेस बोल दिया यहाँ पर, प्लूरल में आ गए। नो पेन नो गेन, अब पेन जो है यहाँ पर ये दर्द वाला है भाई, और अगर आपने पेन का पेन्स कर दिया तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा एफर्ट। एफर्ट्स मतलब कि वो जो अथक प्रयास जो कर रहे हैं अपने, उसको बोलते हैं पेन्स। जैसे आप लोग कष्ट उठा ही रहे हो, तैयारी करना आसान बात नहीं होती है, ये सच है। लोगों को ऐसे लगता है कि अच्छा कुछ नहीं कर रहे तो तैयारी कर लो, ऐसे नहीं होता कि कुछ नहीं कर रहे तो तैयारी कर लो। तैयारी करने के लिए बहुत जान फूंकनी पड़ती है और अपने आप को मानना पड़ता है कि आप उस जॉब के लायक हो। जितनी बड़ी पोस्ट होती है उतनी भयंकर तैयारी होती है। उसका कारण क्या है? साइंस पढ़ी होगी आपने, LHS बराबर RHS। ये क्यों होता है ऐसा इसके अंदर? असल में मैथमेटिक्स जो फिजिक्स का हिस्सा है एक, ये सारा शुरू हुआ था साइंस से। इंजीनियरिंग करते हैं तो ये पता लग जाता है। तो उसमें क्या है कि जैसे अपने ये जो चीज पढ़ते हैं ना, आपकी जितनी बड़ी तैयारी है उतनी बड़ी पोस्ट होगी वो फिर जब आपको मिलेगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये प्रोसेस रुकता नहीं है, क्योंकि वो जितनी बड़ी पोस्ट है ना, आपको उतना ही ज्यादा आपका दिमाग और एनर्जी और वो जो क्या बोलते हैं एक सेक्रीफाइस उतनी ज्यादा होंगे। तो आपकी वो तैयारी जो है ना जॉब वाली, वो पढ़ाई जब आप शुरू करते हो उसी दिन शुरू हो जाती है कि आपको कोई और काम नहीं करना, इसके बारे में ही सोचना है। 12 से 14 घंटे आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि जॉब जब आप करोगे ना वो वाली, आपकी ड्यूटी 12 से 14 घंटे की ही होगी। वो दिन बीत गए अब जब 5 से 6 घंटे की सरकारी नौकरी होती थी। LDC वगैरह भी आजकल 10 घंटे से पहले नहीं छोड़े जाते। सोचो जो बड़ी पोस्ट अभी जैसे वो लगे हुए ना, मेरे जी प्रिंसिपल हैं वो, उनकी अभी ड्यूटी लगी हुई है इलेक्शंस में, तो वो कहते हैं कि यार बड़ा दुखी कर रखा है और ये और वो है। फिर मैंने उनको कहा कि भाई ड्यूटी तो देनी पड़ेगी, ऐसी बात चल रही थी उनसे वैसे ही नॉर्मली। कहते लेकिन है ना, हम लोगों से ज्यादा दुखी जो है वो SDM है। SDM पे इतना प्रेशर था कि उस बेचारे को 2-3 दिन की छुट्टी लेनी पड़ी। अपने को ऐसा लगता है, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपको छुट्टी नहीं मिलेगी? मेरे को कहाँ छुट्टी है, इलेक्शन में कोई छुट्टी नहीं होती। SDM खुद 2 दिन की छुट्टी पे गया। मैंने कहा उसको मिल गई? तो कहते उसको ऐसे मिल गई, 24 घंटे की ड्यूटी दे रहा है वो। उसका वो मेंटली वो फटीग हो रहा था कि भाई अब नहीं मेरे से सहन हो रहा। इतना वो जैसे जैसे पोस्ट बढ़ती रहेगी जिम्मेदारी बढ़ेगी। खैर जब आपको मिलेगा तब पता लगेगा ही। द कंपनी हैज नॉट मेड एनी गेन दिस ईयर, ये तो वो इस गेन का मतलब प्रॉफिट, और वो तो वो क्या था अपना, वो इंक्रीज इन वेल्थ हेल्थ जो भी है। देयर आर लेसर गेन्स इन दिस बिजनेस दीज डेज। देखो ये जो लेसर वर्ड है ना, ये गलत यूज कर लेते हैं कई बार। यहां पर लेस आना चाहिए, और वैसे इधर अगर गेन्स ये प्लूरल है ना तो आप इसको फ्यूअर कर दो, क्योंकि लेसर का मीनिंग है ना असल में होता है इंफीरियर। ये अपने आगे चल के पढ़ेंगे, लेसर का मतलब इंफीरियर होता है, घटिया होता है। लेस का ऑलरेडी लेस का मीनिंग होता है और कम, लेसर का मतलब हो जाएगा इंफीरियर, क्योंकि लेस एक कंपैरेटिव डिग्री है। ये अपने एडजेक्टिव के अंदर पढ़ने वाले हैं चीज, ठीक है। ये पढ़ लोगे आप, देख लोगे इसको तो। आर्म और आर्म्स में क्या फर्क है, पेन और पेन्स, कस्टम्स, ये सारी चीजें आपको देखनी है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल से है। हाँ आपको इसमें कोई डाउट आए ना तो वो डाउट्स आपने पूछने हैं मेरे से। एक एग्जांपल आ गई। अब ये वाले देख लो आप, इसके अंदर जो मैंने आपको कहा था कि थोड़ा सा क्या फर्क है इनमें, जो वर्ड्स है ना कंफ्यूजन वाले जो है, इनका मीनिंग सेम होता है लगभग। देखो हैबिट और कस्टम में क्या फर्क है? हैबिट और कस्टम, हैबिट होती है किसी एक व्यक्ति की, कस्टम जो होते हैं जब वो प्लूरल में हो जाए ना तो उसको अपने कस्टम बना देते हैं, वो रिवाज हो जाएगा। फिर कस्टम रिवाज को बोलते हैं, और कस्टम का अगर आपने कस्टम्स कर दिया तो वो रिवाज का भी प्लूरल हो जाएगा और वो सीमा शुल्क वाला भी हो जाता है। कस्टम्स ऑफिसर होता है ना, सीमा शुल्क वाले जो ऑफिसर्स होते हैं वो।
तो हैबिट और कस्टम में ये फर्क हुआ। हैबिट इट परटेन्स टू इंडिविजुअल, एक व्यक्ति का है, कि जैसे मान लो कि कोई परेशानी होती है किसी को और वो फिर सिर खुजाने लगेगा, तो ये उसकी हैबिट हुई। मान लो पूरा गांव ही ऐसे कर रहा है, उनको देख के आने वाली पीढ़ी भी ऐसे करने लगेगी, तो वो उनका रिवाज हो जाएगा कि सिर खुजा रहा है इसका मतलब परेशान होगा। हाउस और होम दोनों में क्या फर्क है वो देखो आप। हाउस जो होता है वो एक कॉमन नाउन होता है, जबकि होम जो होता है ना, ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन, या फिर आप इसको एक एडवर्ब की तरह भी यूज कर सकते हो। होम जो होता है वो वेयर का जवाब भी देता है आपको। मतलब ऐसा है कि अगर नाउन बना तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, और अगर ये नाउन नहीं है तो ये एडवर्ब होगा। क्यों? क्योंकि वेयर का जवाब देगा। जैसे अगर मैं लिख दूं कि आई वॉज एट होम, क्या ये सेंटेंस सही है? आई वॉज एट होम, ये नहीं दिख रहा ना इस पे? आई वॉज एट होम, क्या गड़बड़ है इस सेंटेंस में? बिल्कुल है, क्योंकि यहां पर होम जो है ना वो वेयर का जवाब है। ये जो एट है यहां पर, ये वाला, ये गलत है। ये मैंने क्या लिख दिया? ये एडवर्ब है। ये एडवर्ब कैसे है? क्योंकि पहले से ही सिर्फ होम के अंदर ये खास बात है कि होम जो है वो एडवर्ब का काम भी करता है और होम जो है वो नाउन का काम भी करता है। नाउन बना तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, ठीक है। और वैसे ये जो वर्ड आता है ना, वॉज हो गया, अराइव हो गया, रीच हो गया, ठीक है, गो हो गया, कम, ये जो वर्ब्स हैं, वॉज हो गया, अराइव, गो, कम, रीच, इनके बाद में अगर आपने होम लगाया तो ये वेयर का जवाब बन गया खुद ही। और अगर ये वेयर का जवाब बन गया तो ये एडवर्ब है, आपको एट लगाने की जरूरत नहीं है। आई वॉज होम आएगा, और यहां पर आई वॉज होम जो है ना, आई वॉज होम का मतलब कि वो कहां था? वो घर था, वो व्यक्ति घर नहीं था, ठीक है। थोड़ा सा लैंग्वेज के अंदर सेंस का यूज किया जाता है। जैसे अगर मैं ये लिखूं आई वॉज होम, तो इसका मतलब वो क्या कह रहा है? होम किस चीज का जवाब दे रहा है आपको? वेयर का। वो कहां था? वो घर था। अगर मैं लिखता हूं कि आई वॉज अ स्टूडेंट, तो इसका मतलब क्या हुआ? अब ये व्यक्ति जो है ना, ये स्टूडेंट है। मतलब देखो, सब्जेक्ट सेम है, वर्ब सेम है, वर्ड जो वर्ब के बाद में आ रहा है वो थोड़ा सा अलग हुआ, सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो गया। कि आई वॉज होम, होम यहां पर वेयर का जवाब है। आई वॉज अ स्टूडेंट, ये वेयर का जवाब नहीं है, ये व्हाट का जवाब है। कि वो व्यक्ति जो आई है ये अपनी ही बात कर रहा है, ये कॉम्प्लीमेंट है और ये एडवर्ब है। क्या कोई व्यक्ति ऐसे हो सकता है कि आई वॉज होम, ये व्यक्ति कह रहा है कि मैं घर था? कोई व्यक्ति घर हो सकता है क्या? कि तू कौन है भाई? कि मैं घर हूं। क्या साइज है तेरा? मैं 30-50 नुक्कड़ का हूं। ऐसे हो सकता है क्या? आई वॉज अ स्टूडेंट, ये तो व्हाट का जवाब हो गया ना, कि तू कौन, क्या था यहाँ पे? कि मैं स्टूडेंट था, ठीक है। बिल्कुल सही है, कोई गड़बड़ नहीं है। आई वॉज एट होम गलत है, आई वॉज होम सही है। हाँ, लेकिन अगर आप माई लगा दोगे ना तब एट आ जाएगा, क्योंकि माई जो है वो डिटर्मिनर है। डिटर्मिनर के बाद में होम आया तो वो नाउन बन गया, आई वॉज एट माई होम बन जाएगा, ठीक है। खैर ये सब बातें अपने पढ़ेंगे ही, पढ़ भी रहे हैं। ये वैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब ये हुआ कि होम का असली मीनिंग होता है जहां पर आप और आपका परिवार रहे, चाहे वो एक रूम में ही रह रहे हैं, उसको अपने होम ही बोलेंगे। मान लो कोई 1-1.5 महीने के लिए कहीं पर घूमने गया हुआ और वहां पर 2 रूम का एक फ्लैट ले लिया और पूरा परिवार वहीं रह रहा है, तो वो यही बोलेगा शाम को कि भाई मैं घर जा रहा हूँ एक बार। वो घर है उसका जहां पर उसका परिवार रह रहा है। इट इज द प्लेस वेयर वन लिव्स स्पेशली विद वंस फैमिली। जब अपने परिवार के साथ कहीं रहता है तो उसको वो घर ही कहेगा, हाउस नहीं कहेगा। कभी हमने बोला कि मैं मकान जा रहा हूं, घर जा रहे हैं। और देखो नॉर्मली यही बोलते हैं कि घर जा रहा हूं, घर पर जा रहा हूं बोला आपने कभी? प्रिपोजिशन आई, ओनली घर आया। इंग्लिश में भी ऐसे ही है। कभी ये बोला मैं घर में जा रहा हूं, घर में जा रहा है, घर जा रहा हूं, कोई प्रिपोजिशन नहीं है इसमें। तो ये देख लो भाई, दिस हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक एंड स्टोन, इट इज क्वाइट लेट, यू शुड गो होम नाउ। ये लो भाई, गो के बाद देखो सीधा होम आ गया, वेयर का जवाब। और अब ये देखो, दिस हाउस, हाउस कॉमन नाउन है, होम का प्लूरल क्या होगा? होम का प्लूरल
होता ही नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हाउस का प्लूरल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। हाउसेस बहुत सारे मकान, तभी तो हाउस नंबर होता है। होम नंबर सुना आपने कभी कि आपका होम नंबर क्या है? हाउस नंबर होता है। ठीक है। होम में ऑल्सो डिनोट वंस नेटिव प्लेस, कंट्री और वंस नेचुरल या नॉर्मल हैबिटेंट। इंडिया इज होम टू मैनी एथनिक ग्रुप्स। ये वैसे घर जो अपने बोलते हैं ना नेटिव प्लेस, नेटिव प्लेस का मतलब कि जहां से अपने बिलोंग करते हैं, मूल रूप से कहां से है। इंडिया इज माई होम, होम कंट्री है अपनी ये। हाँ, कहाँ से हो तो अपने कहते हैं आई एम फ्रॉम इंडिया। वहां ये थोड़ी कहेंगे मैं जी रामदेव कॉलोनी से हूँ। ये कहाँ है कि ये जी गंगानगर में, वो कहाँ है, वो राजस्थान में, वो कहाँ है, वो इंडिया, तो सीधा ही बोल दे। तो अब कॉज और रीजन में फर्क देखो, ये बहुत अच्छा है भाई। कॉज प्रोड्यूसेस अ रिजल्ट, रीजन एक्सप्लेन्स और जस्टिफाइज अ कॉज। इसका मतलब क्या है कि जो आपके पास रिटर्न में होती है ना चीजें, वो रीजन होते हैं। थ्योरिटिकल चीजों से रिलेटेड जो होगा वो रीजन होगा। कॉज जो होता है वो एक्शन से रिलेटेड होता है। जैसे आप ये बताना दोनों में से क्या आएगा, द रीजन या फिर द कॉज ऑफ एन अर्थक्वेक। कॉज आएगा कि रीजन आएगा? कॉज आएगा भाई। रीजन का मतलब तो ये हुआ कि किसी ने लिख के दिया और फिर भूकंप आ गया। कोई वो प्लेट्स वगैरह जो होती है वो सरकती है इधर उधर, ऐसा माना जाता है, उससे भूकंप आता है, तो रीजन नहीं आएगा, कॉज आएगा। ठीक है। फाइंड द रीजन बिहाइंड, ऐसे करके वो कुछ कहेगा और वो कोई थ्योरम के बारे में पूछेगा। वो फाइंड द रीजन का मतलब क्या होगा कि आपको थ्योरेटिकल बात बतानी होगी वहां पर। रिटर्न में होगा कोई, मान लो आपने कैलकुलेशन वगैरह किया तो उसका वो रीजन पूछेगा। ठीक है। जैसे आप एक्सप्लेनेशन देते हो ना, जब किसी चीज की एक्सप्लेनेशन देते हो तब रीजन आता है। मान लो आप लेट हो गए तो मैं कहूंगा क्या रीजन है, लेट क्यों हुए हो, तो वो रीजन होगा, वो कॉज नहीं होगा। ठीक है। आपने सुना होगा कि स्मोकिंग किल्स, स्मोकिंग कॉजेज कैंसर। अब ये कोई एक्सप्लेनेशन है क्या? ये कॉज है वहां पर। इसका मतलब कि कोई फिजिकल एक्टिविटी है कि वो लंग्स में धुआं जाएगा, फिर वो इकट्ठा होता रहेगा एक दिन, फिर उसका रिजल्ट एक साथ ही आएगा। तो वो कॉज है, वो रीजन नहीं है। हाँ, अगर आप स्मोकिंग को एक्सप्लेन करोगे तो उसके अंदर आप रीजंस बिहाइंड ऐसे करके आप लिखोगे कि क्या क्या रीजंस हो सकते हैं लंग कैंसर के, वो रीजन होता है। फर्क समझ रहे हो ना? जैसे बिकॉज वर्ड है वो कैसे बना है, बिकॉज, बाय द कॉज ऑफ, उसको शॉर्ट में बिकॉज बोल देते हैं, बाय द कॉज ऑफ बनाइए कि आप जब किन्हीं कारण को एक्सप्लेन कर रहे होते तो बाय द कॉज ऑफ हो जाता है। अपने बोलते हैं ना कि आई वॉज लेट बिकॉज ऑफ यू, उस व्यक्ति को बाय द कॉज, वो कॉज कौन हुआ, वो यू कोई व्यक्ति हो जाएगा। रीजन और कॉज में फर्क समझ रहे हो? एयर और विंड, एयर जो होता है ये तो एक मटेरियल नाउन है। विंड जो होता है, विंड को हिंदी में बोलते हैं पवन। आपने पवन चक्की सुनी है? विंड मिल होती है। एयर मिल सुना है कभी? एयर तो अभी इधर एयर है ही। अब ये पंखा जो वो क्या दे रहा है, एयर या विंड? ये विंड है भाई। जो तेज गति से चले वो विंड होती है, और जो नॉर्मली हमें जीने के लिए जो चाहिए वो क्या है, एयर। हालांकि गर्मी में तो अपने को विंड ज्यादा चाहिए, लेकिन दोपहर को नहीं चाहिए। दोपहर को तो वो लू बन जाती है ना। एयर इज व्हाट वी ब्रीथ, विंड इज द करंट इन द एयर दैट मेक्स द लीव्स ऑफ द ट्रीज मूव। छत पे सोए हो कभी आप लोग गर्मियों में? तो जब अपने छत पे सोए होते हैं, सुबह 5 बजे जाग खुलती है ना, जब थोड़ी बहुत रोशनी होती है, अपने उठ जाते हैं, फिर एक वो ठंडी सी हवा का हल्का सा झोंका आता है, वो वापस सुला देता है ना? वो उसको बोलते हैं ब्रीज। वो होता है ब्रीज, ठंडी हवा का हल्का झोंका, जो कि सुबह सुबह अपने को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। वो धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बढ़ता है वो गर्म होने लग जाता है, गर्म होते 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 फिर वो अपने को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और वो अब जैसे जून जुलाई में रात को 9 बजे तक गर्म ही रहेगा, सुबह 3 बजे जाके वो ठंडा होता है। अपने को क्या लेना देना 3 बजे उससे भाई? तो वो ब्रीज होता है भाई। थोड़ा सा तेज हुआ अगर तो उसको बोल देंगे अपने विंड। एक बजाज की बाइक भी आई थी विंड, बहुत साल पहले आई थी। तब हम लोग कोई 10वीं में होंगे, आप लोगों में से कई लोग शायद तब थे ही नहीं। कोई था आप में से 2002-3 में? नहीं थे ना?
2002-3 में नहीं होगे, लेस देन 1 होगे, अनकाउंटेबल होगे तब। तो उस टाइम में एक बाइक आई थी विंड, जिसकी शेप ये प्लेटिना वाली थी, 125 सीसी का इंजन था, बहुत जबरदस्त बाइक थी, भागती बहुत थी, लेकिन बैलेंस नहीं था, इसलिए उसकी विंड खराब हो गई। मैन और पीपल देखो कितना बढ़िया है इसके अंदर, मैन, मैन का प्लूरल मैन, लेकिन पीपल, इन दोनों में क्या फर्क है? जनरल सेंस का फर्क है दोनों में। कैसे? इट इज द प्लूरल ऑफ मैन, सिर्फ पुरुष जो है उसका प्लूरल हुआ, इट इज यूज्ड इन द ऑर्डिनरी सेंस, नॉर्मली मैन। अच्छा, लेकिन अगर मैं मैन लिख दूं, इसका क्या मीनिंग निकलेगा? देखो, मैन और अ मैन, इन दोनों में क्या फर्क है? ये जो मैन है ना, ये पूरी जो पूरे पुरुषों को बोलते कौन सा? हैं। ये एम वाला, एमियन मैन, ये प्लूरल में पुरुष हो गए, मैं कह दूं कि 15 मैन, 20 मैन, वैसे हो गया, पूरी पुरुष जाति को। फिर ये कौन सी जाति को बता रहा है? आओ सुनो ध्यान से। तो भाई एम एन मैन के साथ में अगर आपने ए लगा दिया, तब ये किसी एक पुरुष को बता रहा है, पुरुष। एम एन मैन अगर बिना किसी डिटर्मिनर के, बिना किसी आर्टिकल के आ रहा है, तब ये बता रहा है मानव को। इसमें पुरुष, महिला, बच्चे, बूढ़े सब आ गए। मैन इज मॉर्टल, इसका मनुष्य को बता रहा है ये। मनुष्य, मनुष्य का मतलब क्या हुआ? महिलाएं पुरुष सब आ गए। ये थोड़ी ना कि मैन का मतलब मनुष्य हुआ और महिलाएं मनुष्यों में नहीं है, ऐसा तो नहीं है। तो मनुष्य है इसका मतलब मैन। आ मैन का मतलब हो गया पुरुष, आदमी, ठीक है, ये आदमी वाला है, और इसका प्लूरल एम ई एन मैन हो जाएगा, बहुत सारे आदमी। जैसे इंद्राणी मुखर्जी के बहुत सारे आदमी थे, नहीं पता आपको इंद्राणी मुखर्जी के बारे में? आप लोग क्या करते हो, एक बात बताओ। अभी उसने अपनी बायोपिक और वो पता नहीं क्या वो बुक बना के निकाली थी, आज से कोई 10 एक साल पहले उसका केस बहुत ज्यादा फेमस हुआ था इंद्राणी मुखर्जी का, कि उसके जो कोई वास्तव में उसके 10 एक पति थे, रेखा के तो 4-5 थे, उसके बेचारी के कम थे, 10 एक थे उसके हस्बैंड। तो उसके किसी एक हस्बैंड से कोई उसकी बेटी थी, और उसके किसी एक हस्बैंड से उसका कोई बेटा था, उन दोनों ने आपस में शादी कर ली, फिर उसने दोनों को मरवा दिया, तो वो फिर जेल में हो गई। फिर अभी वो जेल से बाहर आई थोड़े दिनों के लिए पेरोल पे, फिर उसने अपनी कोई डॉक्यूमेंट्री पता नहीं कोई वो बायोपिक बना के दिखा दी कि भाई मैं इनोसेंट हूं। तो अब उसके लिए अपने, खैर वो ऐसे ही मैंने एग्जांपल दे दिया ये इंद्राणी वाला, कि भाई उसके वो अपने केवल बोल देते हैं ना कि वो ये तो उसका आदमी है, जिसका अलग ही हमारे साधारण भाषा में मीनिंग होता है कि वो उसका हस्बैंड है, ठीक है। तो ऐसे मत कर देना कि उसके ज्यादा हस्बैंड थे तो उसके मैन हो जाएंगे, फिर ऐसा नहीं है। मैन का मतलब पुरुष का वो प्लूरल हो जाता है। तो इट इज द प्लूरल ऑफ मैन वगैरह वगैरह। अब देखो, अगर आप इसको पीपल अगर देखें, अपने पीपल का मतलब लोग, इसमें वही पुरुष, महिला, बच्चे, बूढ़े, सब के सब मिला मिलू के पीपल हो गए, लोग जिनका काम है बातें बनाना, वो वाले लोग। देखे होंगे आपने, आस पड़ोस में होते ही हैं ऐसे, जो बेचारे वेले होते हैं, उनके पास कोई काम ही नहीं है। मैन एंड जेंटलमैन, ये मैन जैसे मैंने आपको बताया ऑर्डिनरी, जेंटलमैन का मतलब मैन ऑफ कैरेक्टर के, जैसे अपने बोलते हैं ना लेडीज एंड जेंटलमैन, जेंटलमैन का मतलब जो थोड़ा सा सभ्य पुरुष है, थोड़ा सा वो क्या सभ्य पुरुष को अपने क्या कहेंगे, मैन ऑफ कैरेक्टर का मतलब ये हुआ कि जो बदतमीज ना हो, और एक चरित्र की बात हो रही है। अब किसी व्यक्ति के लिए अपने थोड़ी ना कहेंगे ही इज अ मैन, ही लगा दिया तो पता ही है मैन होगा, लेकिन आपने बोला ही इज अ जेंटलमैन, इसका मतलब कि पढ़ा लिखा ढंग का व्यक्ति है, तो वो जेंटलमैन हो गया, है कॉमन नाउन ही है। मिस्टर मोहन सोहनलाल इज अ जेंटलमैन, मैन इज अ सोशल एनिमल। अब इस मैन में कौन आ गया? सिर्फ पुरुष है क्या? महिलाएं भी तो है, महिलाएं भी तो सोशल एनिमल है, खाली आदमी थोड़ी है, ठीक है।
ह्यूमन मेल नहीं आएगा, ह्यूमन आना चाहिए, मेल फीमेल सब आता है इसके अंदर। अपने बोलते हैं ना मैन इज मॉर्टल, मैन इज मॉर्टल का मतलब क्या हुआ कि मनुष्य नश्वर है। ये नहीं कि आदमी नश्वर है महिलाएं अमर है, सभी नश्वर है। कॉस्ट और प्राइस में क्या फर्क है? देखो भाई, अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट इन एक्वायरिंग, प्रोड्यूसिंग और मैन्युफैक्चरिंग अ कमोडिटी, कि इसकी कॉस्ट क्या होगी, इसका मतलब अपने कहते हैं ना कितना खर्चा हो जाएगा। कॉस्ट का मतलब खर्चा, ठीक है। प्राइस का मतलब कीमत, दोनों में फर्क है ना। खर्चा मतलब जो जेब से निकल रहा है हमारा, वो कॉस्ट है। प्राइस जेब से नहीं निकल रहा है। सिर्फ आप अगर विंडो शॉपिंग करने गए हो, सिर्फ पूछ के आ गए आप लोग, तो आपने सिर्फ उसका प्राइस पूछा। कॉस्ट का मतलब कि आपसे जो जेब, आपकी जेब से जो लग गया वो कॉस्ट है। प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में, कॉस्ट प्राइस होता है उसके अंदर। वो कॉस्ट प्राइस तब बोलते हैं ना जब कोई, मान लो कोई रामुड़ा है, वो कोई चीज खरीदने गया है, एक कुर्सी खरीदी, उसका कॉस्ट प्राइस ये था, 10 कुर्सियां खरीदी तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा कि इतना, नई जी 9 के साथ एक फ्री थी। तो वो कॉस्ट होता है, वो खर्चा होता है। तो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन एवरी फील्ड हैज गॉन अप। व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस नेकलेस? ये देख लो, अभी तक खरीदा नहीं है, सिर्फ पूछ रहा है तो प्राइस पूछा। व्हाट इज द कॉस्ट नहीं आएगा। कॉस्ट वो तब आएगा जब वो खरीद चुका हो, वो पे करेगा तब वो कॉस्ट पूछेगा कि हाँ बताना कितना खर्चा हो गया। मान लो कि किसी का कोई वो वाइफ है या उसका कोई बेटा है, वो कोई नेकलेस खरीद के लाया, तो बापू पूछेगा भाई कितना खर्चा कर दिया आज, तब वो कॉस्ट पूछेगा, ठीक है। कस्टमर और क्लाइंट में देखो क्या फर्क है। अब बायर ऑफ गुड्स, वो तो हो गया कस्टमर। गुड्स का मतलब सामान जो होगा, उसके लिए वो कस्टमर होगा, ग्राहक, ठीक है। जैसे मैं आप लोगों को कई बार मजाक में बोलता हूं कि ग्राहक आ गए, तो ऐसा, हालांकि आप लोग तो ऐसे स्टूडेंट हो, लेकिन आप क्या हो, क्लाइंट हो, आप लोग सर्विस ले रहे हो, ठीक है। मैं कोई सामान थोड़ी बेच रहा हूँ कि नाउन ले जाओ, 2 किलो नाउन है आज, तो बाकी तो बिक गए। आज 3 ही नाउन बचे हैं। एब्स्ट्रैक्ट तो कोई ले गया, मटेरियल थोड़ा सा बचा है, वो ले जाओ। तो कस्टमर तो वो हुए जैसे ग्रोसरी स्टोर के वो कस्टमर होंगे। कोई आपने फोटोकॉपी वगैरह करवाई, पेन, फुटा रबड़ पेंसिल लेने गए, तो कस्टमर हो आप, अदरवाइज आप क्लाइंट हो। जैसे एडवोकेट के कस्टमर होते हैं क्या? क्लाइंट होते हैं, क्योंकि वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। डॉक्टर के क्लाइंट होंगे कि कस्टमर होंगे? पेशेंट होंगे उसके, ये याद रखना। अब वो इलाज वो क्योर कर रहा है, असल में वो सर्विस नहीं है डॉक्टर की। तो ये भी उसमें ही आता है, क्योर में ही आता है। वो क्योर अलग चीज है। नहीं ऐसे, वो क्या कि प्रोफेशन की बात है ना, फिर अलग अलग प्रोफेशन की अलग अलग वो सर्विसेज होती हैं। वो मतलब एक स्पेसिफिक सर्विस है उसकी, ठीक है। क्लाइंट नहीं होगा। डॉक्टर साहब कहेंगे कि कितने क्लाइंट आए हैं, नहीं भाई। मान लो कोई पंडित जी है, वो दुख निवारण करते हैं, भाई होता ही है ऐसे। आप लोग ना मानो इस चीज को, मैं तो मानता हूँ भाई। तो क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ग्रह नक्षत्र वगैरह होते हैं सब, ये सब, क्योंकि हमें अभी तक ज्ञान नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये चीज है नहीं। जिसका हमें नहीं पता, हम लोग ये मान लेते हैं ना। कि ओशो ने बोली थी एक बात कि इस संसार से समस्या का समाधान उस दिन हो जाएगा जिस दिन लोग ये बात करनी बंद कर देंगे ना, जो उनको नहीं पता है उस टॉपिक पर जब बोलना बंद कर देंगे ना, आधे से ज्यादा झगड़े उस दिन खत्म हो जाएंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। कि जैसे मान लो क्लास में अपने, मान लो 70-80 बच्चे बैठे हो, उस वो नास्तिक नहीं है, वो आर्ग्यूमेंट देता है बंदा। नास्तिक का आजकल है ना अर्थ बदल गया है कि भाई ईश्वर में विश्वास ना करना, वो मार्क्सवादी बन जाना। वो असल में क्या है कि वो तर्क देता है, तर्क की बात है सारी। और तर्क में क्या होता है कि अंत में तर्क में यही है कि यथार्थवाद की विजय होती है। वैसे तो सर ग्रहण शब्द तो है अपने, पर उनको समझ पाना इतना इजी नहीं होता। भाई जिस आज के, क्योंकि स्टडी हमारी चेंज हो गई, कार्ल मार्क्स ने बिल्कुल ही अलग कर दिया हमें। तो किसी ने पटवारी बनना है राजस्थान में, तो उसको इंग्लिश पढ़नी पड़ रही है। पटवारी जाके क्या वो इंग्लिश में किसानों से बात करेगा कि ये वर्ब की सिंगुलर फॉर्म है कि ये कौन सी थर्ड फॉर्म है? वो मारेगा उसके सिर में। तो मतलब हमारी शिक्षा पद्धति असल में करप्ट हो गई। लेकिन मेरे तो इससे ग्राहक बन रहे हैं, तो मैं पढ़ा रहा हूँ। ये आए रखे, ये इंग्लिश होनी चाहिए सिर्फ इंग्लिश लिटरेचर के अंदर। असल में मेरा ये मानना है कि अगर आपको लैंग्वेज लगानी है ना कहीं पर भी, तो हिंदी लगाओ, अपनी खुद की भाषा को हम लोग, या फिर जो क्षेत्रीय भाषा है कि पंजाबी लगाओ, मारवाड़ी लगाओ, गुजराती लगाओ। ये 2 ही भाषाएं होनी चाहिए, 2 ही टाइप की।
कि भारत में कहीं भी आपने विचरण करना है तो हिंदी और वहां की क्षेत्रीय भाषा भी आपको आनी चाहिए। लेकिन खैर अपने कहने से क्या होता है, हमें तो इंग्लिश पढ़नी ही है, जो कि कुल मिला के पूरी दुनिया में 14 देशों में बोली जाती है 196 में से। क्लाइंट, वन हु अवेल्स वन सेल्फ ऑफ सर्विसेज, सर्विस है ये, गुड्स नहीं है, ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं बाय समवन, तो उसके क्लाइंट होंगे, सेवा प्रदान करते हैं। ठीक है, जैसे वकील वाला एग्जांपल आपको दे ही दिया, उनके क्लाइंट होंगे। वो नहीं होते कई लोग सलाह देने का बिजनेस शुरू कर लेते, उसको क्या बोलते हैं, कंसल्टेंसी, उनके भी क्लाइंट होते हैं। वो दूसरों से जाके पूछते हैं कि मेरे बच्चे को क्या करना चाहिए। देखो एडवोकेट तो वो वर्ड है, लॉयर मतलब जिसने लॉ पढ़ ली है वो लॉयर हो जाएगा। एडवोकेट का मतलब होगा जिसके पास में लाइसेंस है केस लड़ने का, वो किसी को एडवोकेट कर रहा है। एडवोकेट का मतलब पक्ष लेना, कि मान लो किसी व्यक्ति के तरफ से एक एडवोकेट जाएगा, उसका पक्ष दर जाएगा। एडवोकेट के लिए आपको लाइसेंस चाहिए, लॉयर के लिए लाइसेंस, वो तो आपने लॉ पढ़ ली तो आप लॉयर हो गए, आपको कानून का पता है ना। और अपने तो ये भी है चीज, ये मुझे एक एडवोकेट ने, क्या तो लॉयर ने बताई थी कि अगर आपको इसका कानून का ज्ञान है ना, डिग्री नहीं है लेकिन आपके पास में कानून का ज्ञान है, तो भी आप हाईकोर्ट के जज बन सकते हो। रिकमेंड कर देंगे वो आपको कि इसको आता है सब कुछ, रिकमेंड करो, ये जज बन गया, ऐसा भी है। तो लॉयर और एडवोकेट में फर्क है। शेड और शैडो, शेड और शैडो तो परछाई है अपनी। शेड का मतलब छाया, जैसे पेड़ की छाया होती है, पेड़ की शेड होती है। अ प्लेस शेल्टर्ड फ्रॉम द सन, वो शेड, जैसे वो पेड़ की परछाई नहीं, वो छाया होती है, जैसे वो शेल्टर होम होते हैं तो वो भी शेड हो जाएगा। शैडो, द डिस्टिंक्ट शेड फॉर्म्ड बाय अ बॉडी और ऑब्जेक्ट। अभी 12 बजे 1 बजे के आसपास अपने ढूंढते रहते हैं ना, कहीं पर भी कोई थोड़ी परछाई हल्की सी भी मिल जाए, उसके पीछे भी अपने ऐसे करके खड़े होते हैं कि धूप ना पड़े, अपने बस वगैरह का इंतजार कर रहे होते हैं, तब वो शैडो होगा, अपनी शैडो होती है ना वो। ग्राउंड और फ्लोर, ग्राउंड जो वर्ड है ना, इसका मतलब होता है कि जैसे अब कमरे का जो फर्श होगा उसको कहते हैं फ्लोर, ये फ्लोर है। आप ऊपर वाले रूम में जाओगे तो वहां पर भी वो जो है वो फ्लोर होगा, ठीक है। जबकि ग्राउंड का मतलब वो जमीनी स्तर को कहेंगे अपने, जैसे बोलते हैं ना ग्राउंड लेवल या ग्राउंड फ्लोर बोलते हैं, कि वो जो जमीन के बराबर का फ्लोर है वो ग्राउंड फ्लोर होगा। तो इट रेफर्स टू द सरफेस ऑफ अर्थ। और फ्लोर क्या, इट इज द बेस ऑफ एन इंडोर स्पेस। इतना खर्चा किया, इसको ग्राउंड थोड़ी कहेंगे, टाइलें टूले लगवाई होती है तो उसको फ्लोर बोला जाएगा, कुछ तो नया नाम दे इतने खर्चे के बाद। क्लाइमेट और वेदर, ये पूछा था आप लोगों ने, देख लो वेदर और क्लाइमेट में भी फर्क है। सीजन की तो अलग ही बात है, सीजन तो प्लूरल भी हो जाता है, ये दोनों बेचारे अनकाउंटेबल नाउन है। क्लाइमेट और वेदर में क्या फर्क हुआ, इट रेफर्स टू द रेगुलर पैटर्न ऑफ वेदर कंडीशंस। गंगानगर का क्लाइमेट जो है वो अच्छा नहीं है, अपने अगर मान लो ये बोल दें, गंगानगर का वेदर नहीं भाई। वेदर में क्या आ गया, इट रेफर्स टू द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ सर्टेन प्लेस एंड टाइम। इस वक्त जो है ना ये वेदर है, और जो 12 महीने का जो है वो क्लाइमेट है, उसको क्लाइमेट कहेंगे। जैसे अपने बोलते हैं कि वेदर चेंज हो रहा है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिस पर धीरे 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 असर आ रहा है और उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट आएगा। वेदर का क्या, कि आज क्लाइमेट खराब रहेगा कि आज वेदर खराब रहेगा, वेदर खराब रहेगा। मौसम विभाग होता है, ठीक है, वो वेदर का डिपार्टमेंट होगा, वो क्लाइमेट का होगा क्या, वो क्लाइमेट के बारे में बता देंगे आज से 100 साल बाद जो है वो गंगानगर पानी में डूबा होगा। बारिश के दिनों में वो तो अभी भी डूब जाता है, यहाँ कौन सा समुद्र का पानी आएगा। ठीक है, तो क्लाइमेट और वेदर में फर्क है। सीजन तो बिल्कुल ही अलग है, सीजन कितने होते हैं टोटल, 4। एक्सीडेंट और इंसिडेंट, ये तो बहुत बेकार सा ही है। एक्सीडेंट क्या होता है, ये मिस हैपनिंग को बोलते हैं, इंसिडेंट किसी भी घटना को बोलते हैं, ये न्यूट्रल होता है भाई, ये न्यूट्रल है इंसिडेंट। एक्सीडेंट नेगेटिव है। एक्सीडेंटल पीएम, देखिए मूवी, क्या मूवी देखना कभी आप। लिबर्टी और फ्रीडम, हालांकि इनमें कुछ खास फर्क नहीं है लिबर्टी और फ्रीडम में। लिबर्टी और फ्रीडम आपस में सिनोनिम भी होते हैं। ये लिब रूट वर्ड से बना है, जिसका मतलब होता है स्वतंत्रता।
फ्रीडम थोड़ा सा अलग है इससे। बीइंग फ्री फ्रॉम इम्प्रिजनमेंट, स्लेवरी और अनड्यू अथॉरिटी। और फ्रीडम है पर्सनल लिबर्टी और इंडिपेंडेंस, कि मुझे ये फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम अभिव्यक्ति की आजादी। लिबर्टी का मतलब ये हो जाता है कि पहले कैद थे, जैसे ही आप 18 साल के हुए अब आपको लिबर्टी मिल गई है, ऐसा बोलते हैं ना, 18 साल के होते हैं फिर आपको लिबर्टी हो जाती है, कि कुछ नहीं होती लिबर्टी हो तो 30 साल तक ही नहीं होती। मतलब ऐसा कहा गया कि आप अपने डिसीजन खुद ले सकते हो, ठीक है, ऐसा कहा गया है, वो लिबर्टी होती है। बाकी मेरे हिसाब से ना कम से कम 25 साल तक ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो कानूनी तौर पे 18 साल लिखी गई है ना चीज। रियलिटी में तो मैच्योरिटी वो या तो 10 साल की उम्र में उस व्यक्ति को आ जाएगी, क्योंकि वही बात है, आपने सुना होगा कि अक्ल जो है वो बादाम खाने से नहीं आती है, ठोकरे खाने से आती है। और मेरे हिसाब से जो किसी व्यक्ति में थोड़ी बहुत मैच्योरिटी जब आती है ना, वो कम से कम ग्रेजुएशन के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन करके जब 3-4 साल वो मार्केट में अपनी जॉब पे लगाएगा ना या लगाएगी, तब उसको कुछ अक्ल आएगी। अक्ल का मतलब ये नहीं कि उससे पहले वो बेअक्ल है, उसको बोलने की तमीज नहीं। अक्ल का मतलब कि जो सेंस हैं जो, वो कैसे आएंगे, वो 25 की उम्र के आसपास आते हैं। हालांकि अगर गवर्नमेंट ऐसा कर दे कि विवाह की आयु जो है पुरुष हो चाहे महिला, उनकी 25-25 साल कर दे, तो ये भी बहुत बढ़िया चीज है वैसे मेरे अकॉर्डिंग तो भी। लेकिन मेरे को कौन सुनता, मेरे को मेरी घरवाली नहीं सुनती, सरकार कहाँ से सुन लेगी। लिबर्टी और फ्रीडम दोनों में क्या फर्क हुआ कि फ्रीडम का मतलब ये वो अभिव्यक्ति की आजादी वाली वो फ्रीडम है, जन्मजात वाली जो चीज है ना वो। लिबर्टी आपको किसी पॉइंट के बाद स्वतंत्र किया गया। एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, इनके जो एग्जाम्पल लिखे हुए हैं ना, आप इन एग्जाम्पल्स को जरूर पढ़ना ढंग से, आपको ये पता लग जाएगा कि एग्जाम में एरर के क्वेश्चन किस तरह से आ सकते हैं। जैसे द प्रिजनर्स एंजॉयड द लिबर्टी टू परस्यू देयर हॉबीज। द फ्रीडम टू परस्यू नहीं आएगा। द फ्रीडम टू परस्यू का मतलब कि उनको कभी भी कोई नहीं रोकता किसी भी काम से। द लिबर्टी का मतलब जैसे अपने स्कूल में होता था ना, आधी छुट्टी होती थी, तो आधी छुट्टी रिसेस, स्कूल गए हैं अपने सभी, तो लंच टाइम, हालांकि लंच तो हम लोग तो तीसरे पीरियड में ही कर लेते थे, क्योंकि वो रिसेस के अंदर क्रिकेट का मैच होता था हम लोगों का, या फिर शर्त लगा के खेलना होता था फुटबॉल, या एक घोड़ी घोड़ी गेम होता था, शायद आप लोगों ने नहीं खेला होगा, वो जिसमें ऐसे भाग के आते थे और फिर 2 टीम होती थी, उस पे एक पे ऐसे हाथ रख के फिर ऐसे कूद के वो जाना होता था। तो मैं बहुत अच्छा कूदता था, लेकिन एक बार क्या हुआ कि मैं जैसे कूद के तीसरे वाले पे हाथ रखता था, पहला दूसरा पीछे तीसरा, फिर मैं सबसे पहले वाले पे जाके गिरता था। एक दिन मैं सीधा जाके दीवार पे लगा, मेरे उसका डर बैठ गया, मैं खेला ही नहीं उसके बाद कभी। तो खैर, ये जो प्रिजनर्स हैं इनके लिए यहाँ पर फ्रीडम वर्ड नहीं आएगा, एंजॉय क्या है, ये लिबर्टी ही आएगा, ठीक है। आई एंजॉय द फ्रीडम टू मेक माई चॉइसेस। आई एंजॉय द लिबर्टी मत कर देना, इसका मतलब कि पहले चॉइसेस नहीं रखी जाती थी आप लोगों की, अब जो है अब आप आजाद हो कि अब कुछ मर्जी करो। ऐसे कैसे कि 18 साल का हो गया, अब इसको अक्ल आ गई। अच्छा, मतलब कि 17 साल 11 महीने का तब तक वो बेअक्ल था, जैसे 18 का वो उस व्यक्ति को अक्ल आ गई। और क्या अब तक किसी ने अपनी उम्र कम बता रखी है, कागजों में अभी भी 16 का, इसका मतलब वो बेअक्ल है कि अक्ल है उसमें? क्या माने अब अपने कि दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दो कि पता नहीं जी, ऐसा तो नहीं होगा। तो इनको है ना, थोड़ा आप एग्जांपल्स को देखना, आपको पता लग जाएगा कॉमन एरर के क्वेश्चन किस तरह से आएंगे। और मैंने आपको कहा ही था कि आज अपने को यही वाला काम करना है, इसमें से ही पढ़ना है। थोड़ा सा बोरियत से भरा सेशन है आज का, अच्छा खत्म हो गया, शुक्र है। चलो अब अपने बात करते हैं कि और हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आगे क्या देखने वाले हैं अपने। देखो, अब जो है हम लोग कुछ रूल्स पढ़ेंगे। थोड़ा सा आज मैं जल्दी छोड़ रहा हूं क्लास आज ही, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। मैं थोड़ा सा आपको ये बता देता हूं कि आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। रूल्स जो है ना वो इसके लगभग 10 के आसपास है। अपना प्रोनाउन तक पहुंच के देखे हो वहां पर, या सिर्फ ये रूल्स शुरू किए थे? अच्छा ठीक है, देखो भाई, 5 जो रूल्स हैं उनको एक कैटेगरी में बांट दिया, और वो कैटेगरी क्या है? कुछ नाउन ऐसे लिख रहा हूं मैं, और आसान बनाने के लिए, दिखने में और यूज में। यूज में इससे मेरा मतलब क्या है कि इनके बाद में वर्ब कैसी आएगी। देखो कितना आसान है।
कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो दिखने में सिंगुलर होंगे। मुझे एक बात बताओ, बुक का प्लूरल क्या होगा? बुक्स, आपको कैसे पता लगा कि बुक्स प्लूरल है? SCIS लगने से। तो ये दिखने में कैसा हुआ? प्लूरल। अगर SCIS नहीं लगा हुआ तो दिखने में कैसा हुआ? सिंगुलर। तो कुछ नाउन दिखने में सिंगुलर होंगे, अर्थात उनके साथ में SCIS नहीं होगा, और उनके बाद वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर ही आएगी। जैसे वाटर है, वाटर का प्लूरल क्या होगा? होता ही नहीं है, वाटर वाटर ही रहेगा। नॉलेज का प्लूरल क्या होगा? होता ही नहीं है। दिखने में कैसा है नॉलेज? सिंगुलर। SCIS नहीं है ना। यूज में कैसा है? सिंगुलर। वर्ब सिंगुलर। अरे नॉलेज इज होता है, नॉलेज आर नहीं होता। एडवाइस, एडवाइस का प्लूरल क्या होगा? नहीं होता, ये भी अनकाउंटेबल है। नहीं, ऐसे ही हो जाएगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मटेरियल नाउन है, वो सारे इसी में ही आएंगे। इवन एयर है ना, एयर, अगर आपने एयर का एयर्स भी कर दिया तब भी वो सिंगुलर ही रहेगा। एयर का मतलब हवा, एयर्स का मतलब क्या होगा? हवाएं। एयर्स, देखो एयर दो चीज है, नाउन है तो ये हवा है, वर्ब है तो ये प्रसारण करना। और एयर, अगर एयर का आपने एयर्स कर दिया तो आप इसको ऐसे याद रखो कि हवा से बना हवाबाजी करना। हवाबाजी करने का मतलब क्या हुआ? शो ऑफ करना। वो फुकरे टाइप के लोग होते हैं, वो हवाबाजी करना कि यार एक्चुअली जब मैं आ रहा था ना तो मेरा आईफोन गिर गया मेरे एडिडास की जूतों पे, जैसे ही मैंने मेरी थार का लॉक ऑन किया। पता नहीं यार क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे तो अभी मैं चढ़ावा चढ़ा के आया था 500 रुपए का, भगवान ने सुनी ही नहीं। घसंड मारूंगा तेरी में अपने, तब उसको साइड में करते। तो वो एयर्स होता है, हवाबाजी करना। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके पास काम ही यही है, फिर अपने जैसे कहते हैं कि वो यार एक बार 10,000 रुपये देना, मेरे 2 महीने पहले के पेंडिंग है। एक्चुअली है ही नहीं मेरे पास अभी। तो ये क्या था इतनी देर पहले जो बकवास कर रहा था तू? मैं जानता हूं ऐसे लोगों को। ठीक है, सिंगुलर रहेगा ये दिखने में भी और यूज में भी। SCIS लगा मत देना, लगा दिया या तो वो गलत हो जाएगा या मीनिंग चेंज हो जाएगा। जैसे वाटर का प्लूरल आप कर दो वाटर्स, तो इसका मतलब क्या होता है? समुद्र। सैंड का कर दो सैंड्स, रेगिस्तान हो जाएगा। मिट्टी प्लूरल कर दो, रेत, रेगिस्तान बना दो उसका। कुछ नाउन ऐसे होंगे जो दिखने में प्लूरल होंगे, मतलब उनके साथ में SCIS होगा, और यूज में भी कैसे रहेंगे? प्लूरल। आपने इनका SCIS हटाना नहीं है, हटा दिया ना या तो गलत हो जाएगा या मीनिंग चेंज हो जाएगा। जैसे आपने कभी स्पेक्टेकल्स देखे हैं? स्पेक्टेकल्स चश्मे को बोलते हैं, स्पेक्टेकल्स। स्पेक्स जो है ना, स्पेक्स वो स्पेक्टेकल्स की शॉर्ट फॉर्म है। लेकिन अगर आपने स्पेक्टेकल्स का स्पेक्टेकल कर दिया तो ये व्यू हो जाएगा, दृश्य हो जाएगा, जिसके बिना, स्पेक्टेकल्स के बिना स्पेक्टेकल एंजॉय करना मुश्किल रहता है। ठीक है, अपने कहते हैं यार ये पहाड़ बड़ा अच्छा है, बिना चश्मे के देख रहे हैं, पहाड़ नहीं है ट्रक आ रहा है। तो वो स्पेक्टेकल्स और स्पेक्टेकल में फर्क है। जैसे ग्लासेस, ग्लासेस भी चश्मे को ही बोलते हैं, लेकिन ग्लास कांच, कांच और ग्लास और मिरर में फर्क है। मिरर कॉमन नाउन है, ग्लास मटेरियल नाउन है। मिरर किससे बना है? ग्लास से। अब मतलब एक मटेरियल वो भी तो है बेचारा, पीछे पेंट हो जाता है उसमें, वो क्या होता है, वो लगा देते हैं। बुरा मान गया आप स्पेक्टेकल्स वाली बात का? ठीक है जी। तो ये है ना, स्पेक्टेकल्स वगैरह जो होते हैं इनके SCIS हटाने नहीं होते अपने को, ये याद रखना है आपने। फिर क्या होगा? तीसरा नाउन आएगा अपना ये वाला, दिखने में सिंगुलर होंगे लेकिन वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल। जैसे कैटल, कैटल प्लूरल है, SCIS लगा हुआ कैटल के साथ? नहीं, लेकिन ये प्लूरल है। अच्छा, कैटल के अलावा चिल्ड्रन प्लूरल है, चिल्ड्रन चाइल्ड का प्लूरल है। टीथ, टूथ का प्लूरल है, SCIS नहीं है लेकिन वो प्लूरल है। और ये जितने भी एग्जांपल्स पे अपने बात कर रहे हैं ना, इनकी एक खास बात ये है कि ये जैसे हैं वैसे ही रहने दो, इनको छेड़ो मत। ठीक है, कुछ नाउन दिखने में प्लूरल होंगे, मतलब इनके साथ में SCIS जो है वो लगा होगा, लेकिन असल में होंगे क्या? वो सिंगुलर। इसमें सारे प्रॉपर नाउन आ जाएंगे,
ये नाम आएंगे सारे। मैथमेटिक्स आपका फेवरेट सब्जेक्ट, इंग्लिश मत कर देना क्योंकि इसके बाद भी ऐसा आ गया, इंग्लिश है बेचारा वो। फिजिक्स, एथिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, गेम के नाम आ जाएंगे, एथलेटिक्स, बिलियर्ड्स, ये सब पढ़ेंगे अपने। 4 ये हो गए। 5वां आएगा, दिखने में सिंगुलर भी होते हैं, प्लूरल भी होते हैं और दोनों तरीके से यूज होते हैं, सारा कुछ ही आ जाएगा। कलेक्टिव नाउन वाला रूल होगा ये 5 रूल हम लोग पढ़ने वाले हैं। समझने वाला कुछ खास नहीं है, मैं आपको डायरेक्ट इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, आपको मिल भी जाएगी वो, और फिर अपने इस चीज को आगे बढ़ा लेंगे। एग्जाम्पल्स हैं वो याद रखने होंगे। एग्जाम्पल कौन से हैं, कैसे हैं, वो बातें जो है वो एक प्रॉपर रूल को फॉलो करती है वो चीजें, उस रूल पे मैं बात करने वाला हूं ताकि आप लोगों को रटना ना पड़े। आज लिखने का काम खास नहीं हुआ कुछ, लेकिन कल होगा, ठीक है। फिर इसके 5 रूल और हैं, वो बहुत ही बढ़िया है। फिर अपने एक अलग से टॉपिक पढ़ेंगे, केसेस ऑफ नाउन और एपोस्ट्रोफी एस। फिर प्रोनाउन पे जाएंगे प्रैक्टिस के बाद, ठीक है। शेष कार्य कल देखते हैं फिर अपने। हाँ वो आएगा ना, इसी में ही आएगा, वो सारा इसी का ही पार्ट है।